मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 3 और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कर रहा है? ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट और इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बोल रहा है इसमें? ओम्स लॉ ये बताता है कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि बताया था वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। दो पॉइंट के बीच में वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के या तो इलेक्ट्रिसिटी के। करंट बोले या इलेक्ट्रिसिटी बोले, बात बराबर, ठीक है। तो ओम्स लॉ ये बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है किसी एक कंडक्टर में, किसी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो क्या, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। मतलब ये बोला जा रहा है कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट के जब वो किसी एक कंडक्टर से पास करेगा। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन भी, इसके लिए कंडीशन क्या इसके लिए है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर उसका कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। V क्या है? I के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब वोल्टेज जो है वो क्या करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। वोल्टेज जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। दूसरा में बोला दिस रिलेशनशिप वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स। ये डिस्कवर किया किसके द्वारा? जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम नाम था जिसने ये रिलेशन को डिस्कवर किया, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ इज क्या हो गया? V इज इक्वल टू I इंटू R। हम यहाँ देख रहे हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I है, मतलब V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन I के है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन हटाया यहाँ से, तो कांस्टेंट हम जोड़ा, R जोड़ा, कांस्टेंट हमने R क्या जोड़ा? हमने कांस्टेंट जोड़ा जो कि क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट जोड़ा R, ठीक है। तो यहाँ पे पहले V डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई था, तो V को इक्वल टू करने के लिए I इंटू R, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट जुटा। हम कांस्टेंट तब जोड़ते हैं जब हम क्या करते हैं, कहीं से भी प्रोपोर्शन को हटाने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रोपोर्शन हटाया, इक्वल टू लाया, तो यहाँ पे हमने क्या किया? कांस्टेंट जोड़ा जिसका नाम R है, जो कि क्या है? रेजिस्टेंस है। यहाँ पे V हमारा वोल्टेज हो गया, I हमारा करंट हो गया और R हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ओम। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है और उसको डिनोट करते हैं सिंबल से। ये इसका सिंबल ये है, ये हमारा ओम का सिंबल है। ओम हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लॉ जो है बहुत ही बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का। ये बहुत ही बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का, ओम्स लॉ हमारा। इट्स हेल्प टू कैलकुलेट द पावर। हमें मदद करता है क्या क्या इसमें कैलकुलेट करने में। इससे हम पावर निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो यहाँ से हमें ओम्स लॉ के बारे में क्या पता चला? ओम्स लॉ क्या बोल रहा है? किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये क्या है? एक कंडीशन है, टेम्परेचर बढ़ना घटते बढ़ते रहने चाहिए। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास करेगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा वोल्टेज के। मतलब V क्या हो जाएगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा I के, ठीक है। तो इसे खोया था किसने? इसे डिस्कवर किया था, इस रिलेशन को जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है। उसी के नाम पे इसका पड़ा है ओम्स लॉ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पे हमने क्या किया? R हमारा क्या कांस्टेंट लगाया। किसी भी प्रोपोर्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? वहाँ पे कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट R जोड़ा है जो कि रेजिस्टेंस है। एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का हो गया हमारा ओम। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट हमारा ओम हो गया और उसको डिनोट करते हैं सिंबल इससे, ये सिंबल इसका है, इसको ओम को डिनोट करने के लिए।
दिस लॉ वाज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लॉ। ये क्या है, बहुत ही बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये हमें मदद करता है पावर को, करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसे नोट के इसका कुछ आगे पॉइंट्स देखते हैं। हो गया होगा, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया ओम्स लॉ, कुछ और पॉइंट्स। पहले क्या बोला, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या शॉर्ट में पीडी लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है करंट जो है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वोल्टेज के या पीडी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है रेजिस्टेंस के। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो हमको देखें हमारा अगर हम इसको कर दें तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा V बाई आर। यहाँ से अगर I को हम इस तरफ ले आएँ तो क्या हो जाएगा, I इस तरफ आ जाएगा तो V क्या होगा, डिवाइड से हो जाएगा V बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर था, अगर हम इसको I को इस तरफ ले आए तो क्या हुआ, V बाई आई आर हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको इस स्टेप से, I इज इक्वल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V हो जाएगा, और I हो जाएगा डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू R। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ 1 बाई आर, मतलब क्या हुआ 1 बाई आर, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब I बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, या वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। और इसमें हो गया जब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल, अगर PD पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारा डबल हो जाता है कंडक्टर में, तो करंट भी क्या हो जाएगा, गेट डबल। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर गेट डबल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, करंट जो बह रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ऑल्सो गेट डबल। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर का डबल कर दें हम, तो उससे करंट जो बह रहा है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम हाफ कर दें, आधा कर दें, तो क्या होगा, करंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा, करंट घटा तो वोल्टेज घटा, या तो वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा, वोल्टेज घटा तो करंट घटा। ठीक है, अब बोला इफ द रेजिस्टेंस गेट डबल, अगर रेजिस्टेंस को हम दुगना करते हैं, रेजिस्टेंस को अगर दुगना बढ़ाते अगर हैं कि किसी कंडक्टर में, तो करंट क्या होगा, करंट गेट हाफ्ड, करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और हमें बोल रहा अगर रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जैसे मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, मगर मान लिया अगर हम करंट हमारा वोल्टेज 2 है, तो ये हमारा मान लिया अगर हमारा ये करंट 2I है तो वोल्टेज हमारा 2V होगा। ठीक है, करंट अगर हमारा 4I है तो वोल्टेज हमारा 4V होगा। करंट अगर हमारा 6I है तो वोल्टेज हमारा 6I होगा। ठीक है, और वहीं देखा जाए अगर, अब यहाँ देखते हैं, जैसे मान लिया कर दिया करंट को हम 2I, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, 1/2I हो जाएगा, मतलब ये हाफ हो गया ना, 1/2 R हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब हम 2I किया, करंट को दुगना किया, तो 1/2 R हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, 1/R आ रहा है। ठीक है, तो 1/2 R, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम आधा हो गया। वहीं पर करते हैं इसको 4I करते हैं, करंट को अगर 4 गुना बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारा 1/4R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, करंट 4 गुना बढ़ा तो ये 4 गुना घट गया, 1/4 हो गया। और वहीं पर अगर हम करंट को हाफ करते हैं, देखते हैं करंट को 1/2I अगर करें तो यहाँ पे क्या होगा, 1/1/2R। मतलब क्या होगा, यहाँ से अगर इसको ऊपर करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2/1R। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं अगर हम करंट को आधा किया, करंट को हाफ किया यहाँ पे हम, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/1 मतलब 2R हो गया, 2/1, और नीचे तो डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखता मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2R हो गया, दुगना हो गया। करंट जब आधा किया हम, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, दुगना हो गया। तो यहाँ पे हम देखा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमारा I डायरेक्टली प्रोपोर्शन V था, मतलब करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो 2I किया तो 2V हो गया, 4I किया तो 4V हो गया, 6I किया तो 6I किया तो 6V हो गया। ठीक है,
और यहीं पे अगर देखा अगर हम यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब 1/r। इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, ऊपर में 1 होना चाहिए और नीचे में वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आई का इन्वर्सली प्रोपोर्शन तो r हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन r हुआ, तो यहाँ पे हम 2i जब किया, जब करंट को दुगना किया, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/2r होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 हमारे ऊपर में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो 1/2r हो गया, हाफ हो गया। यहाँ 4 किया तो 1/4 हो गया। और वहीं पर अगर हमने अब करंट को आधा किया, 1/2 किया, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2r होगा, क्योंकि करंट को आधा किया तो यहाँ पे हाफ लेंगे, तो 1/2r हो गया यहाँ पे। वहीं से अगर क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1r हो जाएगा, 2/1r हो जाएगा, और 2/1r मतलब 2r। तो यहाँ से क्या हो, जब हम देखा करंट को हम आधा किया तो हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हमारा दुगना हो गया। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ के ऊपर कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हो गया, इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ पे एक ब्रॉड देख लीजिए, समझ लिया आसानी से इसको, V = I/R है, ठीक है। हमको देखना है करंट से इसको कंपेयर करना है, तो अगर हम I इधर कर दें, I = क्या हो जाएगा हमारा, V/R हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से I हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है V के, और I जो हमारा है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है R के, ठीक है। अगर दोनों को मिला क्या होगा, यहाँ पे 1 है, 1 के V रख देंगे, तो I = V/R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं I क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है V के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है R के, तो I क्या डायरेक्टली V का हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया R के। अब यहाँ से हमको देखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है, अगर इधर इस तरफ वाला बढ़ा तो उधर भी बढ़ेगा, इस तरफ जितना बढ़ा उतना इस तरफ वाला भी बढ़ेगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन इस तरफ जितना बढ़ा उतना इस तरफ घटेगा। जैसे देख लिया यहाँ पे, जैसे क्या था पहले, जब 2i किया हम तो हमारा वोल्टेज भी क्या होगा, 2v हो जाएगा। जब 4i किया हम तो हमारा वोल्टेज भी हमारा 4v हो जाएगा। यहाँ पे 6i किया, बढ़ाते गए तो ये भी हमारा बढ़ता गया, ठीक है। 2i जब किया, करंट 2i किया तो वोल्टेज हमारा 2v हो गया, करंट 4i किया तो वोल्टेज हमारा 4v हो गया, करंट 6i किया तो वोल्टेज हमारा 6v हो गया, ठीक है। अब देखेंगे रेजिस्टेंस से कंपेयर करके, जब हम यहाँ पे 2i किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 1/r है, तो हम क्या करेंगे, 1/r को बनाना है, 2r कर दिया, ठीक है। 2i किया तो 1/2r मतलब क्या हो गया, 2i है यहाँ पे दुगना, या क्या वहाँ पे क्या हो गया, 1/2 हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब हम 4i किया तो 1/4r हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 4i था, यहाँ पे क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। अब हम क्या आधा कर देंगे, अगर करंट को 1/2i, हाफ कर दिया करंट को, 1/2i हाफ करंट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा हाफ होगा, तो यहाँ हमारा कैसे होगा, 1/2r, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये उल्टा होगा, ये तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं पहले हमें, तो यहाँ पे I × यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, हैं 1/2/1r, डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गए तो क्या हो गया, ये चेंज होता है। जब से डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 2 नीचे से ऊपर चला गया और 1 नीचे हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2/1r हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ देख रहे हैं, जब हम करंट को हाफ किया, करंट को आधा किया, हम यहाँ पे यहाँ पे करंट को आधा किया तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे दुगना हो गया, ठीक है। यहाँ से हमको कंपेयर हो गया, आसानी से पता चल गया करंट के बारे में, इनवर्सली प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, इसको इरेज करते हैं, पॉज करके नोट्स कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अ कंडक्टर इज एनी मटेरियल दैट अलाउज करंट टू पास थ्रू इट। ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि अलाउ करता है करंट को कि उससे पास कर जाए।
दूसरा बोला द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू पास करंट इज जज्ड बाय इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये मेरा मेन पॉइंट। इसमें क्या बोल रहा है, किसी भी कंडक्टर का एबिलिटी चेक करने के लिए कि वो कितना करंट पास कर सकता है, वो हम जज कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से। उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना है। अभी ऐसे बताया कि करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, मतलब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो अगर हमको चेक करना, हमको क्या करना है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर लेना है तो उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या ज़्यादातर इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। इसलिए तो वही बोल रहा है कि जो एबिलिटी है किसी कंडक्टर का कि उसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, उसको हम चेक करें तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसा है। अब जैसे कि हम जानते हैं करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, तो क्या होगा, जब ज़्यादा वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का किसी कंडक्टर का तो उसमें से कम करंट पास करेगा, और अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। यहाँ पे क्या होगा, फ्लो फॉर एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे, ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे। अब क्या रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस तो हो गया। अब रेजिस्टेंस कैसे पता कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस कितना इसका है रेजिस्टेंस, या क्या इसका रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर होता है मेनली जो होता है वो 4 चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला हमारा द लेंथ ऑफ कंडक्टर, पहला क्या है, लेंथ, लंबाई, कंडक्टर का लंबाई कितना है। अगर ज़्यादा लंबा वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कम लंबा वायर होगा मतलब शॉर्ट वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा शॉर्ट वायर से, ठीक है, मतलब लंबे तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा छोटे तार से, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं जिस कंडक्टर से जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसका एरिया कितना है। जैसे बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि ये जो होता है हमारा, ये मान लिया कॉपर का वायर पूरा हमारा है, तो इसका एरिया कितना है, ठीक है, इसका एरिया कितना है, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है, थिन वायर का ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, थिक वायर का कम रेजिस्टेंस होगा। थिन वायर, पतला वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मोटा वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा मतलब मोटा वायर में क्या होगा, ज़्यादा आसानी से करंट पास कर सकेगा, लेकिन पतला तार में क्या होगा, करंट पास करने में थोड़ा दिक्कत होगा। अब देखो तीसरा हमारा द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज मेड। अब क्या बोल रहा है, ये जो मटेरियल कंडक्टर बना हुआ उस पर डिपेंड तो करेगा। जैसे कॉपर का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, सिल्वर का हो गया, गोल्ड का हो गया, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, सबका रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है, ठीक है। तो कंडक्टर हमारा जिस मटेरियल का बना होगा तो उस पर हमारा डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस कैसा है, ठीक है। अब हमारा चौथा है डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज। टेम्परेचर पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का कंप्लीट पॉइंट, इसे नोट कीजिए। इसका देखेंगे हाउ टू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई ओम्स लॉ, ये नोट कीजिए इसे। तो हो गया, ये सीरियस करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ वेरीफाई करने से पहले हम सर्किट देख लेंगे। अपना सर्किट, यहाँ पे हमारा एम मीटर है, यहाँ पे हमारा रजिस्टर है जिसको हम कंडक्टर भी बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर है, यहाँ हमारा बैटरी हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा रियोस्टैट। रियोस्टैट ऐसा ये है तो होता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट बना हुआ है इसको हम एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखना है, इफ़ यू वांट टू वेरीफाई ओम्स लॉ फॉर अ पीस ऑफ वायर देन द रेशियो ऑफ V by I शुड बी कांस्टेंट। जो रेशियो हमारा है V by I, वोल्टेज बाई करंट का, वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब सबका जब हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, जब हम करंट बढ़ाएंगे घटाएंगे तो सबका रेशियो जो V by I जो आएगा वो सबका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या, वी हैव अ कंडक्टर R विच इज़ पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर एंड वी हैव टू वेरीफाई ओम्स लॉ फॉर इट।
ये हमारा रेजिस्टेंस R है, ये हमारा रेजिस्टेंस जो है, रजिस्टर जो है, इसको हम कंडक्टर बोल रहे हैं, हमारे पास ये कंडक्टर R जो है, इसी को हमको देखना है, इसी को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ओम्स लॉ इसी पे वेरीफाई करना है हमको, ठीक है। ये रजिस्टर है, उसी पे वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, वी हैव कंडक्टर R विच इज़ द पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर, क्या है, कंडक्टर R है, जिसको हम इसको हम कंडक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर R है जो क्या है, पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर है, एंड वी हैव टू वेरीफाई ओम्स लॉ फॉर इट, और हमको ओम्स लॉ इसी के लिए वेरीफाई करना है, इसी को देखना ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। वी हैव टू शो दैट द R ओबेज ओम्स लॉ, हमको ये दिखाना होगा ये जो R है, ये कंडक्टर जो है वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को ये सही से वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। ये हमको दिखाना होगा, तभी हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई हो पाएगा, ठीक है। तो वी हैव अ बैटरी बी, हमारे पास क्या है, बैटरी है बी, बैटरी बी है। स्विच एस, स्विच हमारे पास है, ये एस नोट कर रहे हैं। रियोस्टैट आर एच, रियोस्टैट है हमारे पास आर एच, ये जो रियोस्टैट है आर एच। एंड एम मीटर, एक एम मीटर है, एक वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये सब हमारे पास है, और कनेक्टिंग वायर्स, ये जो हमारा क्या है, ये कनेक्टिंग वायर्स है। तो हमको स्टार्ट करने के लिए हमको करंट क्या करना पड़ेगा, पूरा सर्किट में दौड़ाना पड़ेगा। तो हमको तो सर्किट में करंट हमको करने के लिए, फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्विच को हमको दबाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे स्विच को ऑन करके। जैसे ही हम स्विच ऑन कर देंगे क्या हो जाएगा, करंट जो होगा वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा हमारे सर्किट में। और जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, एम मीटर हमारा क्या करेगा, करंट नापना शुरू कर देगा। एम मीटर क्या करेगा, करंट नापना शुरू कर देगा। और हमको रियोस्टैट जो हमारा है उसको हमको पहले इस तरह एडजस्ट करना है कि सबसे पहले क्या हो, पहले ये कम से कम इलेक्ट्रिक करंट दे, ठीक है। इस पॉइंट को हम एडजस्ट करेंगे, इधर उधर करेंगे तो हम क्या हमें पता चलेगा कहाँ पे सबसे कम करंट, यहाँ पे क्या होगा। इसको हम जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ मीटर हमारा यहाँ शो करेगा करंट। तो जब देखेंगे जहाँ पे कहीं जहाँ देखेंगे जब एडजस्ट हम जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे क्या सबसे कम करंट कहाँ पे हम शो कर रहा है, ठीक है। जब हमारा सबसे कम करंट जहाँ पे शो करेगा तो वहाँ पे पहले इसको हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा, पहले हमारा ये स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करने पे क्या होगा, हमारा जो करंट, जो सर्किट में जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और हम रियोस्टैट क्या करेंगे, इस तरह एडजस्ट करेंगे कि क्या हो, कम से कम पहले शुरू में क्या हो, कम से कम शुरुआत में कम से कम इलेक्ट्रिक करंट पास करे सर्किट से। इसको हमको कहाँ से होगा, हमारा ये रियोस्टैट को हम इधर उधर इसको एडजस्ट करेंगे तो वहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है। तो हमको रियोस्टैट को हमको उस तरह एडजस्ट करना है कि शुरुआत में क्या हो, कम से कम इलेक्ट्रिक करंट पास हो सर्किट से, ठीक है। तो इसे नोट के इसको आगे देखते हैं। तो हो गया होगा, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब क्या द एम मीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग इज नाउ नोटेड, इट विल गिव अस द करंट, वोल्टेज, आई एंड वी रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, अब क्या करेंगे, जब हम लोग करंट दौड़ा दिया यहाँ पे, अब जब करंट फ्लो शुरू हो गया, तब क्या होगा, एम मीटर और वोल्ट मीटर में क्या होगा, दोनों अपना करंट और वोल्टेज नापना शुरू कर देगा। और जब क्या करेंगे, हम वहाँ से करंट का और वोल्टेज का दोनों को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे हमको क्या लगा, पहला वी और आई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्लाइड कॉन्टेक्ट सी है, इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि क्या हो, उसमें हमको करंट धीमा धीमा इंक्रीज़ करें। करंट क्या करेंगे, धीमा धीमा करेंगे, करंट को इंक्रीज़ करेंगे। और क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास करंट जो हमारे पास शो करेगा, वोल्टेज शो करेगा, उसको हम नोट कर लेंगे। और क्या करेंगे, इसको धीमा धीमा इंक्रीज़ करते रहेंगे। और हर एक केस में क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमको सब V/I का बहुत सारा ये मिल जाएगा, केस मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम जब इसको V/I रेशियो निकालेंगे सब केस का, तो देखेंगे सब केस में क्या हो रहा है, V/I रेशियो सबका सेम आ रहा है। क्या देखेंगे, V/I रेशियो सबका सेम आ रहा है। जब V/I रेशियो सबका सेम आएगा तो क्या होगा, हमारा ओम्स लॉ वेरीफाइड हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, सबसे पहले क्या था हमारा, हमने क्या किया, हमारे पास एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, बैटरी है, स्विच है, रियोस्टैट है और कनेक्टिंग वायर है,
ठीक है। तो हमने क्या किया सबसे पहले, करंट पास कराया स्विच ऑन करके, जैसे ही करंट पास होने लगा एम मीटर में करंट शो होने लगा, वोल्ट मीटर में वोल्टेज शो होने लगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले ये रियोस्टैट जो है हमारा, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है, इसको इस तरह से एडजस्ट किया कि सब शुरू में क्या करें, सबसे कम करंट फ्लो किया जाए। तो हमने क्या किया, इस तरह से इसको एडजस्ट किया कि शुरू में क्या हो, वो सबसे कम करंट दे। तो जब सबसे कम करंट दिया तो उसका करंट नोट कर लिया, और उस टाइम कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, कितना वोल्टेज आ रहा था, वो नोट कर लिया, ठीक है। फिर धीमे धीमे क्या किया, इसको धीमा धीमा इसको एडजस्ट किया, इसको पोजीशन चेंज करते रहे धीमा धीमा, और करंट को बढ़ाते रहे, और धीमा धीमा करंट को बढ़ाते हुए क्या किया हमने, करंट नापा, फिर वोल्टेज नापा और बढ़ाया, फिर करंट नापा, फिर वोल्टेज नापा, फिर इसको इस तरह से एडजस्ट किया कि और करंट बढ़े, तो उसका क्या किया, करंट नापा फिर वोल्टेज नापा। ऐसे नापते हमने, ऐसे करते करते कम से 3 4 5 6 केस ले लेना हमको है, 5 6 केस ले लेंगे। जब हमको 5 6 केस मिल जाएगा वी और आई, जब करंट और वोल्टेज हमको 5 6 केस में मिल जाएगा करंट को बढ़ाने पे, तो हम क्या करेंगे, तो वो 5 6 केस में जब हम रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे सभी केस का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सभी केस का रेशियो जब सेम आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये ओम्स लॉ हमारा वेरीफाइड हो गया। और एक और बात क्या है, जब हम ओम्स लॉ का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ समझते हैं हमें, यहाँ पे 0 है, मान लिया 1 है, यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं मैं 4 8 12 16, ठीक है। जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका ओम्स लॉ का पोटेंशियल वी बाई आई का, मान लिया ये हमारा वी है और ये हमारा आई है, मतलब ये हमारा वोल्टेज है, हमारा करंट है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे ग्राफ हमारा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ हमारा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हमको ध्यान रखना है। जब भी हम ओम्स लॉ का ग्राफ बनाएंगे, वी बाई आई रेशियो का ग्राफ बनाएंगे, वो क्या है, कांस्टेंट आएगा, हर जगह सेम आएगा। मतलब 2, जब हम करंट बढ़ाया 2 तो क्या वो हमारा 4 क्या आया, हमारा 4 वोल्टेज आया। जब हम 4 करंट किया तो हमारे पास वोल्टेज हमारे पास क्या 8 आएगा। जब हम 6 करेंगे करंट को तो हमारा वोल्टेज क्या आएगा 12 आएगा। जब हम 8 करेंगे करंट को हमारा वोल्टेज क्या आएगा 16 आएगा। क्या हम यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या हुआ। जब पहले हम वी बाई आई रेशियो चेक करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। जब हम पहले करंट को 2 किया, यहाँ इसको एडजस्ट करके करंट को 2 पे लाया, सबसे कम लाया करंट को, जो हमारे 2 एम्पियर करंट फ्लो किया तो हमारे पास वोल्टेज कितना आया 4 वोल्ट का आया, ठीक है। जब 2/4 हो गया, ये क्या हो गया 4/2 हो गया, वोल्टेज ऊपर ना 4/2 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको हम क्या कर सकते हैं 2 to the 4 कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ 2 आ सकता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ 4/2x का, पहले सब नोट कीजिए, इसके बाद इसको बताते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए, इसे इरेज कर रहे हैं मैं। तो अभी हमको यहाँ पे देखना है क्या, यहाँ पे जब हमारा करंट 2 एम्पियर का तो हमारे पास 4 वोल्ट का वोल्टेज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो V बाई आई रेशियो, ठीक है, V बाई आई रेशियो को देखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब हम क्या किया सबसे पहले करंट 2 रखा तो मतलब वोल्टेज हमारा 4 आया, तो 4/2 हो गया, ठीक है। दूसरा देखें हम रेशियो V बाई आई रेशियो, V बाई आई, ये देख लेते हैं ना, V बाई आई 4 केस हम लेंगे, ठीक है। पहला हम क्या किया, जब हमारा 2 एम्पियर करंट था तो हमारे पास वोल्टेज 4 था। फिर जब हम 4 एम्पियर करंट किया तो वोल्टेज हमारा 8 वोल्ट का आ गया, मतलब जब हमारा वोल्टेज 8 वोल्ट का आया बस करंट 4 एम्पियर का था। जब हमारे पास वोल्टेज 12 वोल्ट था तो हमारे पास 6 एम्पियर करंट था, मतलब हमारे पास 12 वोल्ट जब था तो 6 एम्पियर करंट था। जब हमारे पास 16 एम्पियर का, जब हमारे पास क्या है 16 वोल्टेज का पोटेंशियल 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, तो हमारे पास 8 एम्पियर करंट आया, ठीक है। तो 16 वोल्ट बाई 8, ठीक है। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 to the 4, 4 to the 8 2, 6 to the 12 2, 8 to the 16 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब में क्या आ रहा है, हमारा V बाई आई रेशियो कॉन्स्टेंट आ रहा है, सब में हमारा V बाई आई रेशियो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ओम्स लॉ वेरीफाइड है, ठीक है। हम इसको कहाँ से लाया, हमने क्या किया, पहले
पहले हमने क्या किया, इसको सबसे पहले कम सबसे इसको इस तरह से एडजस्ट किया कि सबसे कम करंट पास सके। तो सबसे कम करंट हमारा 2 एम्पेयर आ रहा था, तो उसको पहले 2 पे सेट किया, तो नापा कि हमारे पास वोल्टेज हमारे पास कितना आ रहा है, 4 एम्पेयर वोल्टेज आ रहा है। फिर इसको 4 पे जब हम एडजस्ट किया तो हमने देखा हमारे पास 8 एम्पेयर का वोल्टेज आ रहा है। जब इसको हम 6 पे हम 6 एम्पेयर करंट से इसको एडजस्ट कर फॉलो कराया तो हम देख रहे हैं हमारे पास 12 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है। तो हमने फिर क्या किया, इसको 8 एम्पेयर करंट इस पर दौड़ाया। तो जब 8 एम्पेयर करंट इस पर फॉलो कराया तो हम देखा वोल्टेज हमारा 16 वोल्ट का आ रहा है। फिर सब कुछ V/I रेशियो में सब कुछ एडजस्ट किया तो देखा चारों केस में हमारा रेशियो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो चारों केस में हमारा रेशियो 2 आ रहा है, इसका मतलब ओम्स लॉ हमारा वेरीफाइड हो गया। तो ये था हमारा हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली। और हम जब भी हमारा ओम्स लॉ ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब किसी भी कांस्टेंट चीज़ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। इसके बाद लास्ट टॉपिक देखेंगे हमारा कंडक्टर, गुड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड बैड कंडक्टर। हो गया और सीरियस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक, गुड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेजिस्टर। गुड कंडक्टर, इंसुलेटर और रेजिस्टर्स को हम देखना है रेजिस्टेंस के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑल द सबस्टेंस क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को देखते हुए सभी एलिमेंट को, सभी सबस्टेंस को 3 ग्रुप में बांटा गया है। क्या क्या है, गुड कंडक्टर, रेजिस्टर और इंसुलेटर। तो इसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपने ये अलग किया, डिवाइड किया, ठीक है। तो पहला गुड कंडक्टर क्या है, दो सबस्टेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। गुड कंडक्टर ऐसा कंडक्टर जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी सबसे आसानी से पास हो सके। तो वैसा कंडक्टर के लिए क्या बोला जा रहा है, ऐसा सबस्टेंस जिसका क्या हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम होता हो, उसे हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। रेजिस्टर हम उसे बोलते हैं जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो, कंपैरेटिवली हाई होता हो, किससे, गुड कंडक्टर से, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो सबसे कम होगा उसे हम बोलेंगे गुड कंडक्टर। जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होगा, इससे कंपेयर करें तो कुछ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। और जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा, इन्फिनिटली हाई, बहुत ही हाई, तो उसे हम कहेंगे इंसुलेटर। तो क्या हुआ, जिसका लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसे गुड कंडक्टर, जिसका कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसे रेजिस्टर्स, और जिसका इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बहुत ही हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का होगा, उसे हम कहेंगे इंसुलेटर। तो गुड कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से पास करेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, और रेजिस्टर्स का थोड़ा हाई होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा लेकिन थोड़ा कम पास करेगा। और इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा क्योंकि इसका बहुत ही हाई, इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर में हमारा एग्जांपल और सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। रेजिस्टर में हमारा हो गया निक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया और कांस्टेंटाइन हो गया, ठीक है। और इंसुलेटर हमारा हो गया रबर, प्लास्टिक, ETC। ये सब हमारा हो गया गुड कंडक्टर किसे कहते हैं, रेजिस्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा लेक्चर 3 का वीडियो, यहीं तक कंप्लीट हुआ आज। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।